इश्क की डोर भाग 5। पिछले भाग में हमने देखा अथर्व और स्थिति की नोकझोंक। अब आगे। विद्युत को न्यूयॉर्क में गए 15 दिन हो गए थे और आज रात न्यूयॉर्क में विद्युत का आखिरी दिन था। विद्युत ने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी क्योंकि वह सभी को सरप्राइज देना चाहता था। सारे सेमिनार, ट्रेनिंग और प्रोफेशनल मीटिंग्स अब खत्म हो चुकी थी। विद्युत अपने होटल में वापस आता है, बैग को साइड में रखकर गहरी सांस लेकर बिस्तर पर बैठ जाता है, मानो बहुत दिनों बाद अच्छा महसूस कर रहा हो। धीरे से आंखें बंद करके सोचता है, आखिरकार अब इंडिया लौटने का समय आ गया और इस बार तिथि से सिर्फ मिलने नहीं, उसे अपने दिल की बात कहने जा रहा हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। अचानक वो उठकर शीशे के सामने खड़ा हो जाता है, बालों को संवारते हुए मन में सोचता है, चलो थोड़ी रिहर्सल कर ली जाए। वो एक इमेजिनरी रिंग हाथ में पकड़ते हुए कहता है, तिथि क्या तुम मेरी जिंदगी का परमानेंट इलाज बनोगी? फिर खुद ही हंस देता है। फिर दूसरी बार कहता है, तिथि तुम्हारी हंसी मेरी धड़कन की रिदम है, क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? फिर से अजीब से चेहरा बनाकर सिर हिलाता है, नहीं ये बिल्कुल फिल्मी हो गया। तीसरी बार वो थोड़ा गंभीर होकर कहता है, मैं डॉक्टर विद्युत सूर्यवंशी अपने पूरे होशो आवाज में तुम्हें अपने दिल से पसंद करता हूँ, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करती हो? फिर अचानक खुद पर हंसते हुए कहता है, प्यार में पागल हो गया हूँ क्या मैं? एक मशहूर डॉक्टर और ये मिरर के सामने प्रपोजल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ जैसे कोई टीनेजर हो। सीरियसली। वो बैठ जाता है और गहरी सांस लेकर बोलता है, प्यार वाकई पागल कर देता है। बस अब कल का इंतजार है, फिर तिथि से मिलकर अपने दिल की बात कह दूंगा। खिड़की से चांद की रोशनी कमरे में पड़ रही होती है और विद्युत चुपचाप उस रोशनी में खोया हुआ तिथि की तस्वीर की ओर मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन नई सुबह की रोशनी में न्यूयॉर्क से उड़ान भरकर भारत की पहली फ्लाइट ज़मीन पर उतरती है, जो विद्युत को फिर से अपने देश की भूमि पर ले आती है। जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आता है, उसे वहाँ तिथि दिखाई देती है। वो तिथि को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैंने तो किसी को अपने आने की खबर नहीं दी थी, तो तिथि जी यहाँ कैसे? तो वो तिथि के पास जाने के लिए आगे बढ़ता है तो देखता है कि तिथि किसी से बात कर रही होती है। उस व्यक्ति को देखते ही विद्युत के कदम रुक जाते हैं और वह असमंजस में पड़कर सोचने लगता है, अने यहाँ इंडिया में वाई? जब विद्युत सोच ही रहा होता है तो पीछे से एक आवाज आती है, हाय विद्युत। विद्युत आवाज की ओर मुड़कर देखता है तो वो डॉक्टर त्रिवेणी होती है, जो विद्युत के दोस्त डॉक्टर लक्ष्य की पत्नी होती है। त्रिवेणी से बात करते हुए विद्युत पीछे तिथि को देखने के लिए घूमता है, फिर देखता है कि तिथि अने के साथ कार में बैठकर चली जाती है। त्रिवेणी के साथ बात खत्म कर विद्युत कैब में बैठकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और एक गहरी सोच में खो जाता है। तिथि ने अने को कभी एक इंटरनेशनल ट्रॉमा सेमिनार में वर्चुअल सेशन के दौरान सुना था, जहां उन्होंने पीटीएसडी पर काफ़ी गहराई से बात की थी। उस वक्त तिथि ने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझा था और उनकी बातों से प्रभावित होकर एक बार उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी किया था। अब तक तिथि ने अपने दिल और दिमाग में छुपे जख्मों को किसी के सामने पूरी तरह नहीं खोला था। तिथि को अपनी बहन की हालत देखकर अंदर ही अंदर बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वो चाहकर भी स्थिति की मदद नहीं कर पा रही थी। इसी बीच उसे खबर मिली कि डॉक्टर अने श्रॉफ, जो एक जाने माने क्लिनिक साइकेट्रिस्ट हैं और विदेश में अपने बड़ा नाम बना चुके हैं, कुछ दिन के लिए भारत आ रहे हैं। अब जब वो भारत आ रहे हैं तो तिथि ने उन्हें मैसेज किया, हाय डॉक्टर श्रॉफ, मुझे आपसे एक बहुत ही निजी और गंभीर विषय पर मिलना है, क्या आप कुछ समय निकाल सकते हैं? चूँकि तिथि और अने एक दूसरे को सेमिनार में मिले थे तो अने ने उसे हाँ कह दिया। अने से मिलने के बाद तिथि ने स्थिति की पूरी कहानी तो नहीं बताई क्योंकि वो अपनी बहन की पोजीशन और उसके पेन को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने बस इतना कहा, मेरी बहन एक टफ कॉप है, बाहर से बहुत मजबूत लेकिन अंदर से कुछ ऐसा जो उसे रातों में जगा देता है और हंसी में छुपा दर्द कभी कभी आंखों से छलक पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि आप उससे एक बार मिले, बस एक बार। अने ने हामी भरी पर क्यूरियोसिटी में डूब गया। उसके बाद तिथि ने स्थिति को घर आकर एक हल्का सा अनुमान दिया कि हम एक मनोवैज्ञानिक से मिल रहे हैं और इससे ज़्यादा ना तो मुझे कुछ बोलना है और ना कुछ सुनना है। तिथि का सख्त व्यवहार देख स्थिति कुछ नहीं कहती और चलने के लिए तैयार हो जाती है। तिथि ने एक कैजुअल कैफे मीटिंग फिक्स की थी
जहां वो खुद कुछ देर से आने का बोलकर स्थिति को पहले भेजती है। स्थिति कॉर्नर में एक टेबल के पास कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और तिथि का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके साइड वाली कुर्सी पर अनय आकर बैठ जाता है। जैसे ही स्थिति अनय से मिलती है, दोनों के बीच कुछ सेकंड की शांति भरा सन्नाटा होता है। अनय प्रोफेशनल मुस्कान के साथ बोला, हाय, आई एम डॉक्टर अनय श्रॉफ। बस यूं ही सोचा कि एक कप कॉफ़ी से दिन की शुरुआत की जाए। अनय बहुत संयम और शालीन तरीके से बात कर रहा था। अनय धीमे स्वर में बोलता है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन सब्र आपकी ताकत है। आपकी बहन आपकी बहुत फिक्र करती है। स्थिति उसके चेहरे को घूरते हुए बहुत काम और शार्प अंदाज में कहती है, जो तुम हो वो दिखते नहीं, और जो नहीं हो वो बन के घूम रहे हो। अनय एक सेकंड के लिए चौंक जाता है। वो पहली बार किसी स्ट्रेंजर से इतना रॉ एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन सुनता है। फिर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, इंटरेस्टिंग। यूजुअली मैं दूसरों को डिकोड करता हूँ और आप मुझे डिकोड करने की कोशिश कर रही हो। स्थिति फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, पुलिस वालों का तो काम ही यही होता है, लोगों को पहचानना। अनय थोड़ी देर चुप रहकर, शायद आप मुझे जानने में जल्दी कर रही हैं, लेकिन आपने मेरी क्यूरियोसिटी ज़रूर जगा दी। स्थिति सरकाज़म में मुस्कुरा कर निकलते हुए कहती है, मैं किसी की क्यूरियोसिटी फैक्टर बनना पसंद नहीं करती मिस्टर श्रॉफ। गुड बाय। और ये कहकर वहाँ से निकल जाती हैं। तिथि कैफ़े से थोड़ी ही दूर इंतज़ार कर रही थी और 5 मिनट में स्थिति कैफ़े से बाहर आ गई। तब तिथि को एहसास हुआ कि स्थिति ने अनय के साथ अच्छी बातचीत नहीं की। फिर वह अनय से माफ़ी मांगने कैफ़े में आई। कैफ़े के कोने में अनय अपनी कॉफ़ी के साथ बैठा हुआ था, घड़ी की तरफ देख रहा था। दरवाज़ा खुलता है और तिथि अंदर आती है, इधर उधर नज़र दौड़ाते हुए और तेज़ कदमों से टेबल की ओर बढ़ती है। तिथि थोड़ी हड़बड़ाहट में, आई एम सो सॉरी डॉक्टर अनय, मुझे यकीन है कि जिस तरह स्थिति इतनी जल्दी से यहाँ से निकली है ना, डेफिनेटली उसने आपके साथ बुरा बिहेव किया है। अनय हल्की मुस्कान के साथ कहता है, दरअसल वो कभी आना ही नहीं चाहती थी, है ना। तिथि चुप हो जाती है। थोड़ी देर तक टेबल पर पड़ी कॉफ़ी के पास कॉफ़ी के कप को देखती है, फिर धीरे से बोलती है, हाँ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसने मना किया था, लेकिन मैं उसकी हालत से डरी हुई थी। मुझे लगा एक प्रोफेशनल मदद की ज़रूरत है उसे, लेकिन शायद मैं ज़्यादा जोर दे गई। अनय बोला, माफ़ी की ज़रूरत नहीं है मिस तिथि, आप बहन हैं, आपकी चिंता स्वाभाविक है। वैसे भी हर पेशेंट सबसे पहले ट्रस्ट करना चाहता है, और ये ट्रस्ट ही कभी कभी हमें परखता है। स्थिति गहरी सांस लेते हुए, स्टिल आई एम सॉरी वंस अगेन। अनय हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन चालाकी भरी सोच से। चलिए फिर हम माफ़ी के बदले एक डील करते हैं। मैंने आपकी सोशल सर्विस के बारे में काफ़ी सुना है, ऑर्फनेज वाले संडे कैंप्स। अगर आप मुझे भी घुमा दें वहाँ एक दिन। तिथि थोड़ी हैरानी लेकिन मुस्कुराहट के साथ, ऑफ कोर्स, इस संडे हम एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें बड़े बूढ़े सभी होंगे। बहुत ख़ास माहौल होता है। अनय कॉफ़ी का लास्ट सिप लेते हुए कहता है, परफेक्ट, तो इस संडे मैं तैयार हूँ। तिथि सिर हिलाती है। दोनों हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकलते हैं। इम्तिहान प्यार का नहीं, ताकत का। स्थिति को पता चलता है कि विद्युत भारत पहुंच गया है, तो उसने विद्युत के लिए एक टेस्ट प्लान किया होता है। स्थिति अपने कैबिन में रात 8 बजे विद्युत की एक तस्वीर हाथ में पकड़े बैठी है। आंखों में सोच की चमक है। स्थिति मन में, तिथि दीदी खुद को बचा सकती है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर कोई इंसान उनके दिल के करीब है तो उसे भी कसौटी पर परखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्यार नहीं, जिम्मेदारी भी है। वह कुछ लोकल एक्टर्स को बुलाती है जो उसके लिए ये सीक्रेट टेस्ट करेंगे। स्थिति कठोर स्वर में, ये है डॉक्टर विद्युत सूर्यवंशी, एक नामी न्यूरोसर्जन। इस इंसान को बस डराना है, मारना नहीं है। अगर वो लड़ाई करे तो पीछे मत हटना, पर हाथ उठाना नहीं। और हाँ, जब भी वो अकेला हो तभी हमला करना। पहले मुझे लोकेशन ज़रूर शेयर कर देना। एक एक्टर मुस्कुरा कर बोलता है, ये उसमें काम हो जाएगा। इधर दूसरी ओर अनय अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, चेहरे पर गुस्से से तना हुआ।
हाथ की मुट्ठी भींच रखी होती है। अनय गुस्से में खुद से, स्थिति ने मुझे सबके सामने छोटा कर दिया। अब मैं देखता हूँ कैसे मुस्कुराती है। अब बदला लेना पड़ेगा। बहुत हो गया ये खेल। अगले दिन शाम 4 बजे तिथि विद्युत को अनजाने में मैसेज करती है, बिना जाने कि वह इंडिया लौट चुका है, और लिखती है, हेलो विद्युत जी, इस संडे को हम भूमि अनाथालय और वृद्धाश्रम में एक छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं। वहाँ का लोगों और बच्चों के लिए उनकी स्पेशलाइजेशन एंड इनोवेशन को लेकर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ सब आपको बहुत याद कर रहे हैं। आप अब हमारे ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। सेल्फिश हो सकता है, पर हमें भी अपनी टीममेट की बहुत याद आ रही है। मैसेज पढ़ने के बाद विद्युत मुस्कुराता है और जवाब देता है, एक हल्की टीजिंग और भावुकता के साथ, अगर टीममेट की याद सता रही है तो उस जगह चले जाओ जहाँ हम चाय के साथ सनसेट देखा करते हैं। शायद वहाँ मेरी यादें मिल जाए। और स्थिति जी, आई कांट जॉइन, आई एम टू बिजी हियर। दूसरी तरफ तिथि विद्युत का जवाब पढ़ते हुए थोड़ी उदास हो जाती है। तिथि उदास मन के साथ उसी पार्क में जाती है जहाँ वो चाय और सनसेट एक साथ देखा करते थे। पास में चाय का स्टॉल अब भी है। वो एक बेंच पर बैठ जाती है जहाँ कभी विद्युत के साथ बैठा करती थी। तिथि सनसेट को देखते हुए धीरे से बोलती है, इश्क हो या मोहब्बत हो तो कुछ समझ नहीं आता, एक खूबसूरत ख्याल हो तो जो दिल से कभी नहीं जाता। और एक गहरी सांस लेते हुए चाय का घूंट लेती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है। विद्युत मुस्कुराते हुए कहता है, एक कप चाय मुझे भी मिलेगी क्या, या आप टीममेट्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। तिथि चौंकती है, पलटती है और विद्युत को देखकर उसकी आंखों में खुशी तैर जाती है। हाईवे के पास शाम 6 बजे तिथि और विद्युत कार में बैठकर लौट रहे होते हैं। गाड़ी की खिड़कियां काली थी, इसलिए अंदर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर शांत संगीत बज रहा था और तिथि सो रही थी। विद्युत मुस्कुराते हुए गाड़ी चला रहा था। दूसरी तरफ वो 5 लोग जो स्थिति ने भेजे थे उनकी कार का पीछा कर रहे होते हैं। एक गुंडा फोन करता है, मैडम टारगेट मिल गया है, अकेले ही है गाड़ी में, बस अब शुरू करते हैं। वो लोग विद्युत की गाड़ी को ओवरटेक करते हैं और अचानक गाड़ी को बीच सड़क पर रोक देते हैं। विद्युत तेजी से ब्रेक लगाता है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तिथि को जगाना नहीं चाहता था, तो वो धीरे से बाहर आता है और कार का दरवाज़ा बंद करता है। उसके सामने 5 गुंडे थे जिन्होंने उसे घेर लिया था। पहले शब्दों की बहस होती है, फिर धीरे धीरे हाथापाई शुरू हो जाती है। विद्युत अकेले 5 लोगों से भिड़ता है। वो उन्हें एक एक कर गिरा देता है, पर अचानक सब मिलकर उसे कार के बोनट पर धक्का देते हैं। उसी वक्त गाड़ी के अंदर से तिथि की नींद टूट जाती है। तिथि बाहर आकर देखती है और सामने का दृश्य देख के गुस्से में कहती है, ये सब क्या हो रहा है। विद्युत तेज आवाज में, तिथि जी आप अंदर जाइए, ये लड़ाई मेरी है। तिथि भौहें तैनाते हुए कहती है, आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं डॉक्टर। इसके बाद वो अपनी ब्लैक बेल्ट कराटे स्किल्स दिखाती है और गुंडों को एक एक करके गिरा देती है। अब विद्युत और तिथि दोनों मिलकर उन गुंडों को पीटने लगे। स्थिति अपनी जीप से दूर से यह सब देख रही होती है। स्थिति चौंकते हुए बोलती है कि इन बेवकूफ़ों से ना एक काम ढंग से नहीं होता। मैंने कहा था जब वो अकेला हो तब हमला करना। ओह नो, अब तो ये गुंडे बचेंगे नहीं, मुझे ही बचाना पड़ेगा इन्हें। वो जीप लेकर उनके पास आ जाती है और उन गुंडों को 2-4 घुसे मारकर कहती है, दीदी मिस्टर सूर्यवंशी बस कीजिए, वरना ये सब अब ICU में होंगे। अब ये सब मेरे हवाले कर दीजिए। और कांस्टेबल को बुलाते हुए कहती है, ले जाओ इन सबको। कांस्टेबल आते हैं और गुंडों को उठाकर जीप में डालते हैं। स्थिति हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आर यू बोथ ऑल राइट। विद्युत कहता है, हाँ हम ठीक है। स्थिति मन ही मन में कहती है, वाह डॉक्टर आप टेस्ट में तो पास हो गए। और कहती है, आप लोग घर जाओ, मैं इनको जेल में डाल के आती हूँ। फिर स्थिति अपनी जीप में बैठती है और चली जाती है और साथ ही तिथि और विद्युत भी कार में बैठ के घर की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे क्या होगा? क्या अनय और विद्युत का आमना सामना होगा? क्या तिथि अनय की मंशा समझ पाएगी? क्या स्थिति को अनय का सच पता लगेगा? और क्या होगा जब तिथि को पता लगेगा कि ये अटैक का प्लान स्थिति का है? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।